नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपसे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, और हमारे जानकार मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं आपके क्वेश्चंस पर, पोर्टफोलियोज पर, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी, अलग अलग टॉपिक्स जिससे आपको निवेश के फैसले लेने में ज़्यादा आसानी होती है और ज़्यादा सुचारू रूप से अपना पर्सनल फाइनेंस खुद फाइनेंस कर पाते हैं। तो आज भी हमने एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक चुना, उस पर हम बातचीज करेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप आस्क आवाज़ योर मनी ये हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं और इसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप सीधे मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है, अक्सर हम जो आंकड़े दिखाते हैं उन आंकड़ों के लिहाज से कहा जाता है कि अगर आपने एक पूंजी को निवेश किया है तो एक समय, एक अवधि के बाद वो इतनी पूंजी बन जाती है। डॉक्टर साहब जरा पहले वो प्लेट लेकर आइए, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। हमने रिसेंटली एक कार्यक्रम किया था, उसमें एक ग्राफिक्स दिखाया था कि अगर आपने 5 साल के लिए 10,000 रुपये की SIP की तो 12 साल बाद 8 लाख रुपए उसकी पूंजी हो जाएगी। 10 साल के लिए अगर वही पूंजी को आपने निवेश किया 12 साल के लिए तो 22 लाख हो जाएगी। 15 साल के लिए 12% पे किया तो करीब करीब 47 लाख रुपए हो जाएगी। और इसी पूंजी को अगर आप और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए SIP करते हैं तो ये पूंजी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिसाल तौर पे 20 साल के लिए 12% पे 91 लाख, 25 साल के लिए करीब 12% पे 1.5 करोड़ और 30 साल के लिए 12% पे 3 करोड़। तो ये होती है एक डिसिप्लिन वे, या आपको लंबी अवधि में बाजार में निवेश रखने के लिए ये आपको तरीका समझाया गया। लेकिन क्या जो 3 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे 12% की दर पर, वो आपके लिए सुचारू रहेंगे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आज आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा 3 करोड़ में मिलेंगे, लेकिन क्या 3 करोड़ की वैल्यू 20 या 30 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी, इसको कैसे समझें। तो इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए हमने आज बुलाया कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी सर को। विकास सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आमतौर पे कहना आसान होता है कि 30 साल के लिए अगर आप 12% पे निवेश करते हैं 10,000 रुपये की SIP को तो आप 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन 3 करोड़ रुपए 30 साल बाद क्या रियल वैल्यू रखेंगे, वो कैसे समझा जाए। तो आमतौर पे इस अंतर को समझना नॉमिनल और रियल रिटर्न के जरिए हम इसे समझते हैं कि आमतौर पर नॉमिनल रिटर्न क्या होता है, रियल रिटर्न क्या होता है। तो जो रिटर्न हम देख रहे हैं वो रिटर्न हमारे लिए पर्याप्त है, या रिटर्न जो हम पाना चाहते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। ये अंतर आप हमें समझाइए, क्या होता है रियल रिटर्न और क्या होता है नॉमिनल रिटर्न। धन्यवाद सुमित जी। सुमित जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए और 30 साल की या 15 साल की हम बात कर रहे हैं। हम तो 1 साल के बाद की बात करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की FD कर दी, ये सोच के कि मुझे 7% का उसपे ब्याज मिलेगा, और वो 1 लाख की FD जो है, वो अपने बच्चे के स्कूल फीस जो अगले साल भरनी है उसके लिए उन्होंने रख दी। और मान लीजिए अगले साल जब फीस भरने का समय आया, तो स्कूल वालों ने फीस कर दी 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपए, और आपने FD की है 7% पे, आपको मिला 1 लाख रुपए के ऊपर 7,000 रुपए। अब 3,000 रुपए का जो है वो हो गया डेफिसिट। जो आपकी रिटर्न जिसको हम बोलते हैं वो तो ठीक है, आप 7% बोलते हैं, लेकिन आपका जो इन्फ्लेशन हुआ और जो वृद्धि हुई आपके खर्चों में, वो उतनी नहीं हुई कि आप उसको मीट कर पाए। तो यहाँ लगभग 3,000 रुपए का आपको घाटा हो गया कि आपको एक एडिशनल फंड या एडिशनल सोर्स से आपको पैसा निकाल के अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी जो अर्निंग थी उससे ज्यादा थी। सिमिलरली इसी तरीके से जो आप निवेश करते हैं, उस निवेश को यदि अगर आप मान लीजिए 12% की ग्रोथ रेट से सोच के ये चलते हैं कि 12% की ग्रोथ रेट से मेरा ये फंड बढ़ेगा, और 6% की अगर इन्फ्लेशन हो जाती है, तो आपका रियल रिटर्न जो है वो केवल 6% है। आप उसको 12 मान के मत चलिए, क्योंकि जब फ्यूचर में आप जब खर्चा करने जाएंगे, और आपने बिल्कुल सही बोला कि वो 3 करोड़ जो है वो 30 साल के बाद जो दिख रहे हैं, यदि आप इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो वो आज के हिसाब से हो सकता है वो केवल 40 या 50 लाख की राशि के बराबर ही रह जाए, और वो 3 करोड़ की वैल्यू जो है वो उस समय इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उतनी ना हो। तो यदि आज किसी का खर्चा मान लीजिए 1 लाख रुपया है, और ये मान लीजिए कि 7 से 8% की ग्रोथ रेट से पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो लगभग 15 साल के बाद में 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे आज के 1 लाख के खर्चे को बराबर मैच करने के लिए।
सो ये इन्फ्लेशन जो होती है, ये इन्फ्लेशन आपकी रियल रिटर्न को खा जाती है। तो हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देख के करिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्फ्लेशन को या महंगाई को मीट ही नहीं बल्कि बीट कर रहा है, तो ही आपका पैसा बढ़ रहा है, अदरवाइज आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। जैसे जानकार तो इस चीज़ को आसानी समझ सकते हैं कि क्या इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होगा, किस तरह का रियल रिटर्न निवेश करेंगे तो हमें मिलेगा। लेकिन कोई आम निवेशक है या ऐसा व्यक्ति है जो अपना निवेश शुरू करने जा रहा है, उसको ये बात कैसे समझ में आए कि 2 साल बाद मैं अपना इतना पैसा को इकट्ठा करूं तो मेरा इन्फ्लेशन होगा। कोई मोटी मोटी गणित, क्या ये मान लूँ कि 10% मिलता है तो मैं आम तौर पे 5% उस पर ऊपर से और जोड़ के मानूं, ऐसा कोई नंबर लेकर चलें? क्या करना चाहिए इसके लिए? जी बिल्कुल, आप मतलब निवेशक को ये मान के चलना चाहिए कि लगभग 5% के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके चलिए। किसी साल 4.5 होगा, किसी साल 6 होगा, आप एवरेज 5% लेके चलिए। और फिर आम निवेशक जो है वो ये मान के चलिए कि अगर हमने फिक्स डिपॉजिट कर लिया 8% पे और 1 साल के बाद 8,000 मिल रहा है, तो आपको वो एक्चुअल जो वैल्यू है, वो आपको केवल 3,000 रुपए का ही इज़ाफ़ा हुआ है, 5,000 तो आपके इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट में लग गए। तो इसी तरीके जो साल दर साल आप निवेश करते हैं, जैसे एसआईपी का भी आपने डेटा दिया, तो डेफिनेटली 12% एक अच्छी रिटर्न होती है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में 12% की ग्रोथ रेट से पोर्टफोलियो बढ़ रहा है और एवरेज इन्फ्लेशन 5% है, तो आपका पोर्टफोलियो प्लस में ही रहेगा, आप प्लस जोन में चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जो आमदनी है वो 7-8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी 5-5.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो शायद उतना पर्याप्त नहीं है। तो आपका, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको जब इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप इक्विटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो विकास सर, क्या जो टैक्सेशन का कंपोनेंट है, इन्फ्लेशन तो एक कंपोनेंट है ही, लेकिन क्या टैक्सेशन कंपोनेंट को भी हम डिस्काउंट करके चल सकते हैं? क्या वो भी आता है क्या इसी रियल या नॉमिनल के आंकड़ों के बीच में? जी, रियल रिटर्न वही हो गया सुमित जी। अगर किसी ने, अब हम दूसरे तरीके से लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और अगले साल उनको 10,000 रुपए की कमाई हो गई म्यूचुअल फंड से, 1 साल के बाद 10,000 उन्होंने निकाला, तो रियल रिटर्न तो उनका, इन्फ्लेशन 5% लेंगे तो 5,000 वहां माइनस कर दीजिए, और आज की तारीख में 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो 1,000 रुपए आप वहां से भी माइनस कर लीजिए। तो रियल रिटर्न जो है वो 5 + 1 आप हटा दीजिए और आपका केवल 4,000 रुपए की कमाई हुई है आपको 1 साल में। दिखने में वो 10,000 थी, विच इज नॉमिनल रिटर्न, बट रियल रिटर्न आपकी 4,000 रुपए है। तो जी। और एक चीज और सुमित जी बोलना चाहूंगा कि जब आप रियल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आप 3 फैक्टर तो जरूर देखिए, इन्फ्लेशन, आपका टैक्सेशन, और जो एक्सपेंस रेशियोज हैं या चार्जेस आपको लगते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, वो भी आपकी रिटर्न को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं। चलिए, तो अगर आप सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको हमेशा निवेश करते टाइम टाई को देखना चाहिए। टाई, ये टाई नहीं, टाई मतलब टैक्सेशन, इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस रेशियो, जो कि अभी आपको हमारे जानकार बता रहे थे। तो इन तीनों का ध्यान रखकर ही आप अपना निवेश करें अपनी लंबी अवधि के लिए, तभी वो ज़्यादा सुचारू होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये टॉपिक हमने इसलिए उठाया क्योंकि कई लोगों ने ये बात मेंशन की थी हमसे कि आप इतने बड़े बड़े नंबर बताते हैं, लेकिन 20 साल बाद या 30 साल बाद उसकी क्या रिलेवेंस रहेगी। तो उसकी रिलेवेंस हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं अपने दर्शकों से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनविंदर साहब मौजूद हैं, मनविंदर सिंह साहब, MP से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैंने जो मैसेज आपको दिया है, जो पोर्टफोलियो है, वो आप स्क्रीन पे होगा सर? हाँ हाँ, वो मेरे पास है। आप तो सर क्या गोल, क्या है कि जी जी तो क्या गोल आप मान के चल रहे हैं सिंह साहब? सर 20 साल में 2 करोड़ का गोल है सर, और जो फंड है वो कैसे ठीक है, उनमें मुझे स्टेप अप भी करना है 10%। ओके, आप स्टेप अप, ईयरली स्टेप अप करेंगे, राइट? जी। तो आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी एज, आपने 35 बताई है, तो 55 साल तक आप स्टेप अप करते रहेंगे और आपका 2 करोड़ का टारगेट है, राइट, 20 साल में? जी। ओके, तो विकास सर क्या करें, 35 साल की इनकी एज है, 8,000 की SIP है, करीब करीब 2.25 लाख रुपए जोड़ चुके हैं अब तक, और 2 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि ये अगले 20 साल तक लगातार स्टेप अप कर सकते हैं। सो इजीली अचीवेबल लग तो रही है सिचुएशन। बाकी आपकी टिप्पणी? जी मनविंदर जी, आपके जो फंड सिलेक्शन है बहुत अच्छी है और मैं उसमें कोई भी चेंज रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इन फंड्स के साथ कंटिन्यू करिए, और आपने खुद ही बोला कि आप स्टेप अप करना चाहते हैं, और यदि आप 10% का स्टेप अप करते हैं, भले ही वो 8,000 से शुरू हो रहा है आपका SIP आज की तारीख में, लेकिन 20 साल में लगभग 1.2 करोड़ के आसपास का आपका कॉर्पस बन जाएगा।
हालांकि आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपने ये भी बोला कि आपने एनपीएस में और सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यदि मैं आपका एनपीएस का कॉर्पस जो आपने बताया कि 10 लाख रुपए का कॉर्पस है आपका, और अगर आप ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 8% की रेट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 46 लाख के आसपास आपका वो बन जाएगा। और क्योंकि आप 10,000 रुपए का निवेश जो है एनपीएस में अभी भी कर रहे हैं, तो यदि ये 20 साल तक चलता है, तो 60 लाख के आसपास आपका कॉर्पस, ये जो फ्रेश एसआईपी आपकी जो चल रही है उसमें एनपीएस में 60 लाख का बन जाएगा। और यदि 30 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो वो भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बन जाएगा। सो आपका जो ओवरऑल टारगेट है वो तो आपका अचीव हो जाएगा। और रही स्टेप अप की बात, आप स्टेप अप करिए, या फिर आप जब जब करेक्शन हो, आपके पास थोड़ी लिक्विडिटी हो, तो अपने पोर्टफोलियो में टॉप अप करिए। आपने बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाया, तो मैं बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। प्लीज कंटिन्यू विद द करंट सिनेरियो। तो अभी के मौजूदा सिचुएशन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको एसआईपी थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, तब आप जो करोड़ का लक्ष्य है वो अचीव कर पाएंगे। मौजूदा स्थिति के हिसाब से करीब करीब 1.2 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। फंड्स आपके सही हैं, लेकिन स्लाइटली आप एसआईपी अगर और बढ़ा लेंगे अपनी 10% से ज़्यादा, तो शायद इजीली अपना गोल भी आप अचीव कर पाएंगे। अब रायपुर चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ नरेश कुमार जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। चलिए, शायद ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। तो इनका जो सवाल है, 46 साल इनकी उम्र है और मंथली निवेश करीब करीब 87,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है। 22 लाख का इनका पोर्टफोलियो है और ये कुछ बदलाव की ज़रूरत की बातचीत की है। इन्होंने कोई जो 2 गोल रखे हैं विकास सर, उसमें एक है 5 साल में इनको बेटी की शादी करनी, जिसके लिए 50 लाख रुपये चाहिए, और 15 साल में इनको रिटायरमेंट चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पूंजी नहीं बताई, उसके लिए 50 लाख रुपये उन्होंने रिटायरमेंट में बात की है। सो लग तो रहा है कि इजीली अचीवेबल है सिचुएशन को देख के। बाकी आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? जी, सुमित जी, नरेश जी के ना पोर्टफोलियो की लिस्ट बहुत लंबी है फंड्स की, मतलब लगभग 15-16 फंड्स हैं इन्होंने लिए हुए, जो कि पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा ओवरलैप है। और क्योंकि आप खूब सारे फंड लेने से ऐसा नहीं होता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को 7 to 8 फंड मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड आप ना जाएं। अब जो इनकी पूरी लिस्ट है फंड्स की, उसमें यदि मैं देखूं, इन्होंने टेक्नोलॉजी फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड ऐड किए हुए हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऐड किए हुए हैं इन्होंने। सो इनको ये बोलूंगा कि आपको मैं 7-8 फंड्स की लिस्ट बोलूंगा, आप वो लिस्ट अपना नोट कर लीजिए। उन्हीं फंड्स में आप अपना निवेश करिए, आपके गोल दोनों बड़े आसानी से पूरे हो जाएंगे। बट पोर्टफोलियो की यील्ड अगर अच्छी करनी है आपने, तो आप एचडीएफसी टॉप 100, आईसीआईसीआई फोकस्ड फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन का फ्लेक्सी कैप फंड जो कि पहले आईडीएफसी था अभी बंधन हो गया, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और आदित्य बिरला डिजिटल। ये जो 2 फंड मैंने लास्ट में बोले, एसबीआई का बैंकिंग फाइनेंशियल एंड आदित्य बिरला डिजिटल, ये टेक्टिकल कॉल है। जब आपको लगे कि ये 2 सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इसमें से एग्जिट भी करिए, बिकॉज सेक्टोरल फंड में एग्जिट करना भी आना चाहिए। और क्योंकि आपके दूसरे जो फंड्स हैं उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी है, टेक्नोलॉजी फंड्स ऑलरेडी है, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज ना करें। बट स्टिल आप ये 2 टेक्टिकल कॉल के साथ चल सकते हैं, और 3 या 4 साल के अंदर जब आपको लगे कि बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी राय रणनीति बताई गई है। थोड़ा राइट साइज करने की बात भी की है आपके फंड्स को लेके, कि जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा निवेश है, तो उस निवेश को थोड़ा राइट साइज करिए और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर निवेश में अपने बन रह सकते हो। तो आपको कुछ बदलाव बोले गए हैं, वो बदलाव को फॉलो करिए और रणनीति के हिसाब से आप चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। विकास सर बने रहेंगे, आगे भी उनसे कुछ और फंड्स पे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं, उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं दर्शकों के सवालों को जवाब को लेकर, और साथ ही साथ आज का जो हमने टॉपिक उठा रखा है वो है रियल रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि आप आम तौर पर आंक के चलते हैं, और वो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको आम तौर पर आंकना चाहिए। इन दोनों में जो अंतर होता है उस पर हम बातचीत कर रहे थे विकास सर से। विकास सर, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी की शादी का खर्च जिसके लिए निवेश करा जाता है, या मिसाल के तौर पे रिटायरमेंट की प्लानिंग कि आगे चल के आप कैसे बड़ा कॉर्पस चाहते हैं। सो आप कैसे सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को कि इस तरह की इवेंट्स के लिए वो कैसे रिटर्न को प्लान करें? क्योंकि शादी का खर्च कितना होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता। एक 10 साल बाद की शादी में या 20 साल बाद की शादी में, या किस तरह के लाइफस्टाइल पे वो शादी होती है, और कम भी हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकता है। और दूसरी तरफ रिटायरमेंट,
कि आपका रिटायरमेंट प्लान कैसे बनने वाला हो, आप कहाँ रिटायर करोगे, कैसे रिटायर करोगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सो ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे सजेस्ट करते हो? तो मुझे टाइम होराइजन जो है ना वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको आपकी रिटर्न किस तरीके से बनेगी। बिकॉज यदि रिटायरमेंट की बात करते हैं या शादी की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, उसमें आपको जितना इक्विटी का एक्सपोजर रहेगा उसी हिसाब से आपकी रिटर्न अच्छी आएगी, उसी तरीके से आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और आपका जो गोल है वो पूरा होगा। सो जनरली जो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, जो इमीडिएटली आने वाले हैं, उसमें आप हाई रिस्क प्रोडक्ट या इक्विटी का एक्सपोजर कम रखेंगे तो बेटर है। और उस अगर आप इक्विटी का एक्सपोजर कम रखेंगे, शॉर्ट टर्म है, तो ऑब्वियसली रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई मत करिए। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है और आप उसमें इक्विटी हैवी है, विच मीन्स कि आपका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है इक्विटी म्यूचुअल फंड की या डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपका जितना ज्यादा इक्विटी रहेगा उतना आपका रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा यही है कि आप जब लॉन्ग टर्म गोल्स है आपके, उसको एक डेडिकेटेड एसआईपी के थ्रू कर लीजिए कि मेरा रिटायरमेंट जो है वो 15 साल या 20 साल के बाद आएगा, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके कि मुझे कितना पैसा चाहिए मैं उतना निवेश कर दूं। फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए की सिप करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं, और यदि 15% का रिटर्न आ जाए तो 1 करोड़ बनता है। अब आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमारा जो गोल है वो कितना है और कितने समय के बाद आने वाला है, उसी हिसाब से आप अपना जो है गोल प्लानिंग करिए। जितना आसानी से विकास सर आप कह गए, इतनी आसानी से अगर करोड़ रुपए बन जाते तो बात ही क्या थी। लेकिन हाँ, ये जो आंकड़े विकास सर ने आपको समझाए हैं, ये आंकड़े नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस है उनका, जो सालों से वो देखते आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दर्शकों से वापस बातचीत शुरू करते हैं। आशीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। ये मेरे 6 एसआईपी मैंने निवेश कर रखे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000, क्वांट स्मॉल कैप में 5,000, पराग पारिक में 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000। मुझे रिव्यू करना है अपने पोर्टफोलियो को। मैं अभी जल्दी स्टार्ट किया हूँ, मैं 7-8 महीने हुए मुझे। करीब 2 लाख रुपए अभी पोर्टफोलियो का वैल्यू है। ओके। और रिटायरमेंट के समय, मेरा एज 44 है, तो रिटायरमेंट के समय मुझे कम से कम 2-3 करोड़, 3 करोड़ कम से कम चाहिए। तो 16 साल मोटा मोटा मान के चलूं सर, आशीष जी? हाँ, 16 साल। तो आपको 16 साल में एग्जिस्टिंग एसआईपी में करीब करीब 2 से 3 करोड़ रुपए चाहिए, एग्री? हाँ, हाँ। चलिए, तो विकास सर 30,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। अच्छा, एक चीज और, आशीष जी आप क्या इसको स्टेप अप कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं क्या कुछ समय में? हाँ, बढ़ा सकता हूँ मैं। 10%, 20% हर साल। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ओके ओके। तो विकास सर 16 साल में 2 करोड़ से 3 करोड़ का कॉर्पस ये चाह रहे हैं। अभी की एसआईपी इनकी 30,000 रुपए के आसपास की है, ये बढ़ा सकते हैं। इन्होंने खुद बोला कि 10 से लेके 20% तक एसआईपी हर साल ये बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स इनके कैसे हैं, क्या इनको अपनी एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है, कैसे गोल मिलेगा इनको? देखिए आशीष जी, आपने जो फंड सिलेक्शन किया, ऑल्दो अच्छे फंड्स हैं, बट बहुत एग्रेसिव हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने क्योंकि जो ये स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने ना पिछले 2-3 साल में रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, बट यहाँ से थोड़ा आपको इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ही सलाह दूंगा कि आप अपना क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट मिड कैप फंड जो है उसको मर्ज करके क्वांट एक्टिव फंड में कर दीजिए। बाकी आप अपने निवेश को बने रहिए। अब 30,000 का एसआईपी यदि 16 साल आप करते हैं तो रफली 1,70,00,000 आपका बनेगा यदि 12% से पोर्टफोलियो की यील्ड हुई। हाउएवर ये जो फंड आपने दिखाए हैं, इनकी रिटर्न 12 से कहीं अधिक है, 15, 16 या 17-18% के भी ऊपर है। और यदि 15% से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो 2,40,00,000 का पोर्टफोलियो आपका बनेगा। आपकी रिक्वायरमेंट यदि 3 करोड़ की है तो ऑब्वियसली 30,000 16 साल में उतना सफिशिएंट नहीं है। तो आप उसको जितना बढ़ा सके उतना अच्छा है। कम से कम आप 35 से 37,000 रुपए के आसपास का एसआईपी करेंगे तो इजीली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा स्टेप अप करते रहिए और जब कभी करेक्शन हो तो उसमें थोड़ा सा टॉप अप भी करिए। थोड़ा एडिशन, थोड़ा टॉप अप, थोड़ा स्टेप अप, इस तरह के कुछ फेर बदल आपको करने हैं और बाकी थोड़ा सा फंड्स को मर्ज करने की ज़रूरत है और आपका शायद गोल आप अचीव कर पाएँ, ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं गुप्ता साहब। अच्छा, एक और सवाल आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, बेंगलुरु से सवाल आया है अनिल कुमार साहब का। विकास सर, इन्होंने पूछा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। लास्ट कार्यक्रम में हमने इस बात को मेंशन किया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, एर्थ वंडर क्यों बोला जाता है कंपाउंडिंग को, और कंपाउंडिंग का रिटर्न पर असर कैसा हो। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश है इनका, 1 साल में इनको CAGR आ रहा है 30% का।
2 साल का CAGR है 13.5% का। तो क्या ये हर साल फंड से निकलकर दोबारा निवेश करना सही होगा? मतलब वैसे तो आमतौर पे मेरे जो एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि अगर आप एक स्प्रिंट करेंगे तो आप शायद जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी थक भी जाएंगे। लेकिन अगर आप मैराथन करेंगे तो आपको स्लो दौड़ना पड़ेगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप दौड़ पाओगे। आमतौर पर ऐसा मैंने देखा है। आप विकास सर क्या टिप्पणी करोगे इसके ऊपर? आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सो एक साल में जो CAGR तो नहीं बोलेंगे, एक साल में एब्सोल्यूट रिटर्न है, बिकॉज मार्केट ने पिछले एक साल में जो आपका रिटर्न दिया वो इसको ये दिखा रहा है कि 29% का रिटर्न आया। बट CAGR आपका क्या है? कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रेट है कि एवरेज रिटर्न आपकी हर साल क्या बनी रहेगी। तो निफ्टी की रिटर्न 13.5-14% की है, वही रेप्लिकेट आपकी जो ICICI प्रू निफ्टी 50 फंड है वो कर रहा है। तो रफली 13.5% का लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज रिटर्न इसका छूटेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एब्सोल्यूट और CAGR को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने 3 साल के लिए कोई फंड रखा और 15% की एक मान लीजिए एवरेज रिटर्न है, तो पहले साल आपका जो 1 लाख रुपए है वो 1,15,000 हो जाएगा। वहां पे एब्सोल्यूट रिटर्न भी आपकी 15 है, CAGR भी आपकी 15 है। दूसरे साल वही जो आपका फंड है वो जब आपकी इंटरेस्ट अर्निंग को फर्दर आगे 15% से ग्रो किया तो आपका कॉर्पस बनेगा 1,32,250 रुपए। अब ये जो है एब्सोल्यूट में तो 32% है, लेकिन इसमें 2 साल लगे, तो विच मींस कि आपकी एवरेज रिटर्न अभी भी 15% है। और तीसरे साल यदि अगेन 15% से पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो आपका कॉर्पस होएगा 1,52,087 रुपए। अब आप अगेन ये समझने की कोशिश करिए, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जिसको एब्सोल्यूट रिटर्न बोलेंगे वो आपकी 52% है, बट आपकी ये 3 साल में रिटर्न आई है, तो इसकी एवरेज रिटर्न अभी भी 15 ही है। तो इसीलिए CAGR को आप एब्सोल्यूट रिटर्न से कंफ्यूज मत करिए। जो एक साल में 29% दिया है फंड ने, वो हर साल नहीं होगा कि आप 29% लेंगे और निकल जाएंगे फिर दोबारा 29 करेंगे, वो एवरेज रिटर्न है। सो आप CAGR जो होती है जब आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो आपका साल दर साल क्या रिटर्न छूटा हर साल, दैट इज CAGR। तो आप निवेश में बने रहिए और ये एग्जिट और एंट्री वाला स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो विकास सर, अगर मान लीजिए, चले मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं कि अगर किसी फंड का 3 साल का CAGR 29% है, 30% है और उसका 10 साल का CAGR 14% है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्विच करना चाहिए? जी नहीं, सी सुमित जी, जो ये 30% का CAGR 3 साल का दिखा रहे हैं, विच मींस कि आपका हर साल फंड जो है 30% ग्रो कर रहा है। आपके फंड की जो ग्रोथ है वो मार्केट डिफाइन करेगी कि मार्केट किस रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट हर साल 30% बढ़ेगा। कुछ साल मार्केट नेगेटिव भी रहेगा, कुछ साल मार्केट फ्लैट रहेगा, कुछ साल मार्केट आपको महज 5 या 6% रिटर्न देगा और कुछ साल 30 दे देगा। तो इसीलिए एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपका उतना ही छूटेगा। यदि आप ये शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चलते हैं, आप लकी हैं कि आपने जिस टाइम इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कोविड में किसी ने मार्च में इन्वेस्ट किया 7,800 की निफ्टी पे, आज 22,000 हो गया, 3 साढ़े 3-4 साल में उनका रिटर्न 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया, अब वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो लकी है कि वो बहुत ही बॉटम पे उन्होंने बाय किया, टॉप पे एग्जिट कर दिया। बट यदि उनका टाइम होराइजन लंबा है और अगले साल मार्केट गिर गया तो उनकी एवरेज रिटर्न नीचे भी आ जाएगी सुमित जी। इसीलिए कभी भी आप शॉर्ट टर्म की रिटर्न को मत देखिए, लॉन्ग टर्म 5 ईयर और 10 ईयर का टाइम होराइजन देखिए कि उसमें CAGR क्या आ रही है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एज आई सेड कि जो मार्केट बिहेव करेगी या रिटर्न देगी वही आपके फंड की रिटर्न आएगी। आमतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप में 13-14% का रिटर्न देखा जाता है। अगर आपको इस साल, क्योंकि 2023 में मिड कैप का रिटर्न 50% है और स्मॉल कैप का रिटर्न 60% है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये हर साल ही रिटर्न बनता हुआ दिखाई पड़े। तो विकास सर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको इतना बढ़िया गेन मिला है तो ये 1 बार को हो सकता है, 2 बार को हो सकता है या कुछ बार को हो सकता है। रेगुलर कोई फंड का अगर रिटर्न आपका बेहतरीन है उसको आप आधार मानिए, और बार बार स्विच करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर बार इस तरह का रिटर्न आए इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं। विकास सर, टॉप 4 फंड आपकी तरफ से। जी, आज की परिस्थिति में यदि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो ICICI प्रू का वैल्यू डिस्कवरी फंड ले लीजिए, SBI का कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए, और मेरे एसेट मल्टी कैप फंड लीजिए। आपको लगभग पूरे मार्केट का यूनिवर्स इसमें मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों एक्सपोजर इस बास्केट में आपको मिल जाएंगे और अच्छे पोर्टफोलियो की उम्मीद कर सकते हैं। तो 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड और मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड, जिसमें
हर तरीके के निवेश को, हर तरीके के कैपिटल को छूने की कोशिश की गई है, तो उस हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हर बार की तरह विकास सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके हमें समझाने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपके साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।